हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने अधिगम के प्रकार पढ़ लिए थे, थोड़े का नियम पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अधिगम स्थानांतरण। आज हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। अधिगम के प्रकार। अधिगम कितने प्रकार का होता है? मैंने कल बताया था आपको 3 प्रकार का। सबसे पहले आता है धनात्मक, दूसरा आता है ऋणात्मक, तीसरा आता है शून्य। सबसे पहला आता है धनात्मक अधिगम। धनात्मक अधिगम क्या होता है कि जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान कि जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो। मतलब कि एक विषय होता है हमारा, ठीक है, उसमें जो सीखा गया ज्ञान है ना, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें ज्ञान होता है ना, तब उस चीज़ को अगर कोई नई चीज़ सीखते तो हम आसानी से सीख सकते हैं। वही क्या हो गया? धनात्मक अधिगम। धनात्मक अधिगम हो गया, ठीक है। और इसमें ये हो ही गया, स्थानांतरण हो गया। मतलब कि क्या बताया इसमें कि जब एक विषय में लिखा गया ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण तथा अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि इसमें ये हो गया कि एक बच्चा होता है, ठीक है ना, कोई मतलब कि वो साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? साइकिल, ठीक है। साइकिल चला रहा है, उसको ना मोटरसाइकिल चलानी है तो आसानी से वो सीख सकता है। क्या कर सकता है? वह आसानी से सीख सकता है, क्योंकि उसे ना वो साइकिल चलाने का क्या था? ज्ञान था। उसका जो पूर्व में ज्ञान था वो काम आया ना से मोटरसाइकिल चलाने में। बस ये क्या हो गया? ये धनात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। आगे है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण वह होता है कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में बाधा बन जाता है। क्या हो गया इसमें? जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है तो उसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? ऋणात्मक अधिगम। उसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि ऋणात्मक जो है अधिगम है वो क्या है, इसके बारे में इसमें बताया है। इसमें क्या आता है देखते हैं कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है। मतलब कि इसमें क्या बताया है कि जो विषय होता है कोई हमारा, विषय में सीखा हुआ ज्ञान क्या बन जाता है? किसी दूसरे विषय में क्या बन जाता है? बाधा। सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में क्या बन जाता है? बाधा। तो उसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऋणात्मक अधिगम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इज क्लियर? एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है उसे ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि यही है इसमें सिंपल सा मैटर इसमें कि हम मतलब किसमें यह बताया कि एक विषय में हमने ज्ञान सीख लिया, अगर हम दूसरे विषय के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान करते हैं उसमें बाधा आती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं इसमें, तो हमारे में क्या आई, बाधा ही तो आई, वही हो गया ऋणात्मक अधिगम। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इसे नकारात्मक, ऋणात्मक व प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, रिपीट करते हैं एक बार। इसे बोलते हैं नकारात्मक, और क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, और क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। ठीक है, इसको हम जो ये ऋणात्मक अधिगम है ना, इसके और भी नाम है, वो उसे नकारात्मक भी हम बोल सकते हैं। ऋणात्मक तो ये हो ही गया, इसे हम प्रतिकूल भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण ये कहलाता है। दिस क्लियर? आगे हमारा आता है अंग्रेजी की बोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में बाधा। मतलब कि इसमें हो गया, जो अंग्रेजी में टाइपिंग कर रहा है कोई बंदा, कोई व्यक्ति है, वो अंग्रेजी में टाइपिंग कर रहा है, अगर उसे ये बोला जाए कि आप हिंदी में टाइपिंग कर ले, वो कर पाएगा? नो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पूर्व में जो ज्ञान था वो किसका था, अंग्रेजी का था। बाद में किसकी कर रहा है वो, हिंदी की। उसके ये अंग्रेजी वाला ज्ञान कोई काम तो नहीं आया ना, उसे तो हिंदी वाला ज्ञान ही काम आया। तो ये हो गया ऋणात्मक अधिगम। क्लियर? सिंपल सी बात है इसमें कि जो अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में क्या उत्पन्न कर रही है, बाधा, वही क्या हो गया, ऋणात्मक अधिगम। क्लियर? सिंपल सी बात है इसमें। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं ऋणात्मक शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये पढ़ेंगे शून्य अधिगम स्थानांतरण, हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि ज़्यादातर बुकों में तो 2 ही दिए हुए हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। कुछ बुकों में 3 दिए हुए हैं ये स्थानांतरण के प्रकार। इसमें बताया है कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, क्या बताया है कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान क्या हो गया इसमें कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसमें आ गया कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं,
शून्य अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। नहीं समझ में, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं आपको कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि ये सीधी सी बात है कि मतलब कि जब एक विषय में ना सीखा हुआ ज्ञान क्या हो गया कि सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, उसे शून्य अधिगम कहते हैं। सीधी सी बात है कि सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। नहीं तो क्या होता है, सहायक होता है, नहीं सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। नहीं तो क्या होता है, सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। क्या गया, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे है इसमें। कबीर जी के दोहे में कि रहीम जी के दोहे वाद करने न तो सहायक मिलती है और न ही बाधा उत्पन्न करती है। नहीं तो क्या न ही क्या मिलती है, सहायता मिलती है और न ही बाधा उत्पन्न करती है। वो क्या हो गया, शून्य स्थानांतरण अधिगम हो गया। दिल इज क्लियर। आगे पढ़ते हैं हम। इसमें ये हो गया देखो कि जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। सही बात है इसमें कि भौतिकी विज्ञान है, ठीक है, भौतिकी विज्ञान है। भौतिकी विज्ञान में क्या बताया है कि इसमें बताया कि भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। संस्कृत की समस्याओं को उदाहरण हो ही गया। आगे हम पढ़ते हैं पावलोव का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में, क्या पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या बताया है, इन्होंने ना कुत्ते पर सिद्धांत का अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था इन्होंने, पावलोव ने। आईपी पावलोव, आईपी पावलोव ने यह सिद्धांत सन 1904 में दिया। कब दिया, 1904 में दिया। यह सिद्धांत कब दिया, 1904 में। पावलोव ने कब दिया था, 1904 में। पावलोव का सिद्धांत इसमें आ गया, इसमें आ गया कि पावलोव का सिद्धांत, इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है कि पावलोव का सिद्धांत कि आईपी पावलोव ने यह सिद्धांत 1904 में दिया। कब दिया था, 1904 में। किसने दिया था, पावलोव ने। कब दिया था, 1904 में। किसने दिया, पावलोव ने, ठीक है। इसका हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसको। आईपी पावलोव ने सन 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सन 1900 मतलब कि किन्होंने क्या किया था, आईपी ने 1904 में क्या दिया था,
नोबेल पुरस्कार। क्या दिया था नोबेल पुरस्कार? सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया। दैट इज क्लियर। इसी प्रकार से हम इसमें आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं पावलोव का अधिगम सिद्धांत। सीधी सी बात है इसमें कि इन्होंने ना 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया। क्या दिया था इसको? 1904 में नोबेल पुरस्कार इसको दिया था। आगे आ गया इसमें कि पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है। क्या इसमें कि जो पावलोव है ना, पावलोव है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? मुख में लार से संबंधित है। मुख से लार में संबंधित है। इज क्लियर? मुख में लार से संबंधित है। मुख में लार से संबंधित है। मुख में लार से संबंधित है। इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें आवश्यक होना स्पष्ट है। इसमें क्या बताया कि इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें आवश्यक होना स्पष्ट है। ठीक है कि मुंह में भोजन रखने पर लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती हैं। कि भोजन रखने पर ही लार ग्रंथि मुंह में क्या छोड़ती है? लार। क्या छोड़ती हैं? लार छोड़ती हैं। इसे जन्मजात मुंह में पर इसे जन्मजात जीवकीय तथा हमेशा होने वाली क्रिया है। हमेशा होने वाली क्रिया है। ठीक है, हमेशा होने वाली क्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार को सार्वधिक क्रिया कहते हैं। इसको हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, टफ है ये पावलोव ने एक सिद्धांत, इन्होंने अपना सिद्धांत कुत्ते पर दिया था। ये बात तो याद ही रख लो, कुत्ते पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पावलोव को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हम आसानी से बता सकते हैं 1904 में। कब दिया था? 1904 में। पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है। पावलोव का जो है, ठीक है, पावलोव है, इनका प्रयोग किस में है? मुख से लार आने से संबंधित है। मुख से लार आने से संबंधित है। इसलिए लार आने के संबंध से संबंधित, इसलिए लार आने के संबंध में संबंधित है। किस में क्या बताया कि लार आने के संबंध में कुछ बातें आवश्यक होना स्पष्ट है। जिसमें आ गया कि मुंह में भोजन रखने पर लार ग्रंथियां मुख में क्या छोड़ती हैं? लार। कि जो हम भोजन रखते हैं हमारे पास, तो हमारे मुंह में लार आती है ना, वो लार छोड़ती है। इसे जन्मजात जैविकीय तथा हमेशा होने वाली क्रिया
है, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार को सर्वाधिक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा आगे आता है U.C.S भोजन हो गया, इसको भोजन से क्या आई, लार। ठीक है। घंटी, जो ये पावला मैंने ये घंटी बजाता है, किसके लिए, भोजन के लिए, क्या आई, लार। फिर घंटी बजी, फिर लार आई कुत्ते के, क्योंकि कुत्ते पर ही तो अपना सिद्धांत प्रयोग करा था। ठीक है। इसमें एक उदाहरण है, स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का उदाहरण, गांव में खेतों में जानवरों से फसल को रक्षा के लिए बाजू बनाया जाता है, जिसे पशु बाजके को किसान समझकर भाग जाता है। यह बना हुआ बाजू का जो पशु को भगाने में सहायक है, यह स्वाभाविक उद्दीपक है। मतलब कि मैंने बताया था आपको कि उद्दीपक हमेशा दिखाई देता है। और सभी किसान जो पशु को भागता है, वह किसान स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है। इसमें यह है, ये आ गया उपागम। क्या गए इसमें, क्या कह रहे हैं, ये उपागम है। कौन कौन से है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसी प्रकार से हमारा आता है वॉटसन का प्रयोग। वॉटसन ने किस पर प्रयोग किया था, वॉटसन तथा उनकी पत्नी शेनन ने अपने पुत्र अल्बर्ट 11 माह का था, कितने माह का था, 11 माह का, पर प्रयोग किया। इन्होंने खिलौनों के लिए खरगोश दिया। क्या दिया, खेलने के लिए क्या दिया, खरगोश दिया। क्या दिया, खरगोश दिया। ठीक है। जब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ, क्या किया, अल्बर्ट उनका बेटा है ये, अल्बर्ट ने क्या किया, खरगोश को छुआ, खरगोश को छुआ उनके बेटे ने। ठीक है। खरगोश को छुआ तो वॉटसन ने अपने साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा की। जो जेबी वॉटसन है ना, उन्होंने अपने साथ क्या की, एक डरावनी ध्वनि पैदा की। क्या की, डरावनी ध्वनि पैदा की। किसने की, वॉटसन ने। किसके लिए, अपने बेटे के लिए। तो इसके लिए आगे पढ़ते हैं। इस क्रिया को वह बार बार दोहराया, कि डरावनी जो ध्वनि निकाल रहा था ना, इस क्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया। क्या किया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराया उस क्रिया को। ठीक है। जब जब अल्बर्ट उस खरगोश के हाथ लगाता है, कि जब जब उसका बेटा है ना, अल्बर्ट वह खरगोश को हाथ लगाता है, उसका परिणाम यह हुआ कि डरावनी ध्वनि के न होने पर अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर डरने लगा। तब अल्बर्ट ना केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से को जो नरम तथा रुई आदि से बनी हुई हो, नरम तथा आदि रुई से बनी हुई हो। ठीक है। नरम तथा आदि रुई से बनी हो, मतलब कि इसमें बताया है जो वॉटसन का प्रयोग है ना, उन्होंने अपने पुत्र पर किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने पुत्र पर
किया था। उनकी जो एक बेटा था उन्होंने किस पर किया था? अल्बर्ट था उनका बेटा, वह कितने मास का था? 11 महीने का था वो। तो वॉटसन ने इन पर अपने बेटे पर प्रयोग किया था। उन्हें एक खरगोश दे देता है, जैसे वो खरगोश को छूता है ना, वो उसे डरावनी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है इसमें यही है प्रयोग में कि इसमें बताया कि जो वॉटसन है ना, उन्होंने प्रयोग किया था कि वॉटसन तथा उनकी पत्नी सैंडर ने अपने पुत्र अल्बर्ट, जो कितने मास का था? 11 मास का, पर प्रयोग किया और उन्होंने उसको खेलने के लिए एक खरगोश दिया। क्या दिया? एक खरगोश दिया था। क्या दिया था उन्होंने? एक खरगोश दिया था। खरगोश दिया था। तब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ। क्या किया? जो वॉटसन का बेटा है ना, वो खरगोश को छूता है तो उसे डरावनी ध्वनि सुनाई देती है। उसे क्या देती है? डरावनी ध्वनि। उससे डरावनी ध्वनि पैदा होती है। उससे डरावनी ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, तो इस क्रिया को वह बार बार करता रहा। इस क्रिया को क्या करता रहा? वह बार बार करता रहा। जब जब अल्बर्ट उस खरगोश को हाथ लगाता है, कि जो उसका बेटा है ना अल्बर्ट, उस खरगोश को हाथ लगाता है, उस खरगोश को क्या करता है? उसे हाथ लगाता है तो उसमें क्या पैदा होती है? डरावनी ध्वनि। क्या पैदा होती है? डरावनी ध्वनि। इट्स क्लियर? कितना अच्छा टॉपिक है ये। तो अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर खरगोश से, बल्कि ऐसी सभी चीज़ों को जो नरम तथा रूई आदि से बनी हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे हम पढ़ते हैं पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। कि पावलोव का सिद्धांत में शिक्षा का प्रयोग, जिसका शिक्षा में क्या प्रयोग है? कि बालकों में भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। बालकों में भाषाओं तथा सिखाने में क्या है? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी। किसमें बताया कि जो बालकों में भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए सिद्धांत उपयोगी। पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा आता है, यह सिद्धांत शिक्षण में सहचार्य व सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षण में सहचार्य क्या देता है? सहयोग देता है। ये हो गया। इसमें आगे आता है इसमें कि जो शिक्षण में श्रव्य और क्या है? दृश्य। श्रव्य व दृश्य का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि बालकों में भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए सिद्धांत उपयोगी है। क्या है? सीखने तथा सिखाने में यह सिद्धांत उपयोगी है।
यह सिद्धांत शिक्षण में साहचर्य व सहायक सामग्री में उपयोग पर बल देता है। शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर डिपेंडेड है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। किस पर देता है? पुनरावृत्ति पर बल देता है। दैट इज क्लियर। डमरू पर बंदरिया, डमरू पर भालू नाचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या हो गया कि डमरू पर बंदरिया और डमरू पर भालू नाचना इस सिद्धांत पर आधारित है। आगे हमारा आ गया यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में शिक्षक के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। किसकी नहीं होती? चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। सुलेख लिखना कि विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों तथा अभिवृद्धियों आदि का समुचित विकास करना। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। हमने पढ़ लिया अधिगम हस्तांतरण। ये कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। पहले कौन सा आता है? धनात्मक। कौन सा आता है? धनात्मक। दूसरा कौन सा आता है? ऋणात्मक। दूसरा कौन सा आता है? ऋणात्मक। तीसरा कौन सा आता है? शून्य। तीसरा तो कौन सा आता है? शून्य। कि आपको कोई पूछ ले अधिगम हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है तो हम आसानी से बता सकते हैं यह 3 प्रकार का होता है। पहले आ गया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अधिगम हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। धनात्मक अधिगम क्या हो गया कि जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक हो। जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है तो उसे धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं कि जब एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है तो उसे धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। तो उसे धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। ये हमारा हो गया हस्तांतरण। इसमें उदाहरण है कि जोड़ बाकी सीखने पर बाजार से सामान लाने व पैसे के लेन देन में आसानी होती है। ठीक है। इसमें मतलब कि जो पूर्व में ज्ञान था वो हमारे काम आया ना, बस ये धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक
ऋणात्मक में हो गया कि हम जो पूर्व में ज्ञान है ना वो हमारे कोई काम नहीं आता। जो ऋणात्मक स्थानांतरण है ना, क्या है? ऋणात्मक, जो ऋणात्मक अधिगम है ना, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसमें है कि जब एक विषय में लिखा हुआ ज्ञान, कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा। कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा। तो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। इसके और नाम भी है, इसे नकारात्मक ऋणात्मक प्रतिकूल ये क्या हो गया? ऋणात्मक अधिगम हो गया। ठीक है, इसके और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नकारात्मक भी बोलते हैं, प्रतिकूल भी बोल सकते हैं और स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। दैट इज क्लियर। सीधी सी बात है इसमें कि जो ऋणात्मक अधिगम है ना, वो मतलब कि हमने जो पहले वाला ज्ञान सीखा था ना, वो कोई काम नहीं आता इसमें। यह सब का सब क्या होता है? अलग होता है। वह सब का सब क्या होता है? अलग होता है। सबका सब क्या होता है? अलग होता है। इसमें क्या हो गया कि जो पूर्व में ज्ञान सीखा था वो कोई काम नहीं आ रहा हमारे, इसमें हो गया। इसमें एक उदाहरण है कि अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग करने के बाद किसी हिंदी टाइपिंग में बाधा उत्पन्न करता है। कि जो कोई अंग्रेजी में टाइपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? अंग्रेजी में टाइपिंग कर रहा है कोई, तो उसको हम बोल देंगे तो हिंदी में टाइपिंग कर, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ज्ञान किसका था? अंग्रेजी का। टाइपिंग हम किस में बोल रहे हैं उसको करने को? हिंदी में। जो उन्होंने पूर्व में ज्ञान सीखा वो काम आया? नो, नहीं आया काम वो, क्योंकि उन्होंने किसका ज्ञान सीखा था? अंग्रेजी का। हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में टाइपिंग, तो उसके जो मतलब कि उसके जो पूर्व में ज्ञान था वह बाधा ही तो उत्पन्न कर रहा है, वो उसको नहीं सीख सका ना। बस ये क्या हो गया? ऋणात्मक अधिगम हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक अधिगम हो गया। शून्य हो गया, शून्य स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण। कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, कि न ही वो क्या होता है? सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है। नहीं क्या होता है? सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता हुआ क्या आ गया? शून्य अधिगम हो गया। ये तीन हो गए। उदाहरण है ये कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता ना, बस यही है शून्य अधिगम। फिर हमने पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत। क्या पढ़ा था हमने? पावलोव का सिद्धांत। इसमें जो पावलोव का सिद्धांत है ना, इन्होंने किस पर किया था? कुत्ते पर। किस पर किया था?
कुत्ते पर। पावलोव को एक नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? 1904 में। कब मिला था? 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया था इनको, पावलोव को। याद रखने वाली बात है, 1904 में दिया था। फिर आगे आता है कि पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है। जो पावलोव का प्रयोग है ना, वो मुख में लार आने से संबंधित है। इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें आवश्यक होना स्पष्ट है कि मुँह में भोजन रखते ही लार ग्रंथियाँ मुँह से लार छोड़ती हैं। कि हमारे पास कोई भोजन रख दे, क्या रख दे? हमारे पास कोई भोजन रख दे तो हमारे मुंह में लार तो आएगी ना। बस यही है इसमें, इन्होंने इसमें प्रयोग किया था पावलोव ने। इससे जन्मजात जैविक तथा हमेशा होने वाली क्रिया है, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार का सर्वाधिक क्रिया करते हैं। अब इसका जो पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ये देखिए अच्छी बात है। पावलोव है, कौन है? पावलोव। इसको अनुबंधन का क्या कहते हैं? जनक। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि पर प्रयोग किया। किस पर किया था? कुत्ते की पेरोटिक जो ग्रंथि होती है ना, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। इसमें आ गया कि जो अनुबंधन का जनक है ना, क्वेश्चन पुटअप होता है इससे। अनुबंधन का जनक कौन है? पावलोव। कौन है? पावलोव। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि भोजन हो गया। क्या हो गया? भोजन। भोजन देखते ही क्या आई? लार आई। क्या आई? लार आई। तो जो ये पावलोव ने घंटे बजाता और कुत्ता जाता कि अब हमें भोजन मिलने वाला आ गया। ठीक है। तो पावलोव क्या करता है? घंटी बजाता है। कुत्ता समझ गया कि भोजन के लिए बजा रहा है घंटी। तो भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई। क्या आई? लार आई। तो फिर पावलोव क्या दोबारा को करते हैं ऐसा ही, वो घंटी बजाते हैं। घंटे बजाते कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। वो समझ गया कि अब तो भोजन मिलने वाला है, क्योंकि घंटी तो बज चुकी है। वो समझ गया कुत्ता। ये हमारा हो ही गया। अब आ गया, इसमें आता है कि एग्जाम्पल है, मैंने पहले तो बता दिया था आपको, फिर से हम रिपीट करें इसको। स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है? स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक का। किसका? स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक का ये उदाहरण है कि गांव में खेतों में जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए बाजू बनाया जाता है, जिसे पशु बाजू के किसान समझकर, बाजू को क्या समझता है? किसान। क्या समझता है? किसान समझकर यह
किसान समझकर भाग जाता है। यह बना हुआ बाजू का पशु को भगाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये क्या हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपक। जो समय किसान जो पशु की भगाता है वह किसान स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, आगे आता है इसकी उपागम है। क्या है इसके उपागम। इसमें क्या बताया है, नंबर फर्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत। नंबर 4 है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 5 है अनुबंधन का सिद्धांत, जिसके कौन है, पावलोव। आगे आता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। किसका आता है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा था वाटसन का प्रयोग, कि वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था, अपने बेटे पर किया था। किस पर किया था, अपने पुत्र या बेटे पर। तो कितने माह का था, 11 माह का। कितने माह का, 11 माह का उसका बेटा था। कि वाटसन का उनकी पत्नी सैनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट, याद रखने वाली बात है, अल्बर्ट जो कितने माह का था, 11 माह का। कितने माह का था, 11 माह का। इस पर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने उसको खिलौने के लिए, खेलने के लिए क्या दिया, एक शेर दिया था। क्या दिया था, एक खरगोश दिया था। कोई भी खिलौना दे सकते हैं हम बच्चे को तो खेलने के लिए, क्योंकि उस पर तो प्रयोग ही कर तो रहा है। उन्होंने क्या दिया, एक खरगोश दिया। खरगोश दिया कि खरगोश को छूता, क्या करता, जैसे ही वह खरगोश को हाथ लगाता तब डरावनी ध्वनि पैदा होती। क्या होती है, डरावनी ध्वनि पैदा होती। इस क्रिया को वह क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। वाटसन है ना, वो प्रयोग तो करे थे अपने बेटे पर, तो वह डरावनी ध्वनि दिखाकर बार बार इस पर प्रयोग कर रहा है। तो अल्बर्ट उस खरगोश के हाथ लगाने पर इसका परिणाम ये हुआ कि डरावनी ध्वनि के न होने पर भी अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर डरने लग गया। तब अल्बर्ट ना केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीज़ों को नरम तथा रुई आदि से बनी हुई उनसे वह डरने लग जाता। इसमें सीधी सी बात है कि वाटसन तथा उनकी जो पत्नी है रेनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट जो 11 माह का था उस पर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने खेलने के लिए क्या दिया, खरगोश दिया। जैसे ही वह खरगोश को छूता तो उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देती। ठीक है, जब भी वह खरगोश को छूता तो वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। तब उसका जो बेटा है अल्बर्ट, कौन है, अल्बर्ट, उससे वह डरने लग गया, क्योंकि वह सोचता कि इसको खरगोश को छूता हूँ मैं, इसकी तो डरावनी आवाज़ आती है, इसलिए वह नहीं तो खरगोश को छूता। और कोई भी चीज़ रुई की बनी हो उससे नहीं छूता, क्योंकि उसमें एक डर सा बैठ गया था। आगे आता है पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग, इसमें क्या बताया है कि पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग बालकों में भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए सिद्धांत उपयोगी है। क्या है कि बालकों में
भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए सिद्धांत उपयोगी है। भाषाओं में बालकों में भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। कि क्या बताया इसमें कि बालकों में भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है। जो पावलोव का सिद्धांत है ना, वह बालकों में भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। यह सिद्धांत शिक्षण में साहचर्य व सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। यह सिद्धांत शिक्षण में साहचर्य व सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल देता है। क्या करता है? सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। आगे आ गया कि शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या आ गया कि शिक्षण में दृश्य सर्वे व दृश्य का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। किस पर देता है? पुनरावृत्ति पर बल देता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? पावलोव का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें आ गया कि डमरू पर बंदरिया, डमरू पर भालू नाचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। और यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक उदाहरण है कि विद्यार्थी में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों तथा अभिवृद्धियों आदि का संकुचित करना है। कल हम पढ़ेंगे स्किनर। ठीक है। स्किनर ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे। तो हमने स्थानांतरण पढ़ लिया, पावलोव का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। आई होप आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको से कोई पूछ लेता है कि स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है तो आप आसानी से बता सकते हो यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है। नंबर 1 तो आता है इसमें धनात्मक बता देना, स्थानांतरण बता देना, धनात्मक स्थानांतरण अधिगम हो गया। नंबर 2 हो गया ऋणात्मक। नंबर 3 हो गया शून्य। धनात्मक में तो जो हमें पूर्व में ज्ञान है वह हमारे काम आता है। ऋणात्मक में जो हमें पूर्व में ज्ञान है वो काम नहीं आता, नया काम सीखते हैं, जैसे टाइपिंग वाला हो ही गया। और शून्य में हो गया कि यह ना तो बाधा उत्पन्न करता है और ना ये सहायक होते, सब के सब अलग है। और इसमें हो गया भौतिक विज्ञान संस्कृत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ये हो गया भौतिक विज्ञान ज्ञान संस्कृत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता, ये इसमें आ ही गया। फिर हमने पढ़ा था पावलोव। तो पावलोव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्ते पर किया था। वह घंटी बजाता है, कुत्ता आता है और कुत्ते को लगता है कि भोजन आ गया। घंटी बजते ही तो कुत्ते मुंह में क्या हिला रही। इन्होंने इस पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने ये इंडेक्स बनाई, इसको हम इसकी सहायता से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। फिर वाटसन है, वाटसन उन्होंने अपने बेटे पर प्रयोग किया था। वो कितने माह का था? 11 माह का। एक खरगोश का खिलौना देते हैं उसको। जैसे ही वह खरगोश के खिलौने को छूता उससे ध्वनि निकलती। वाटसन उस पर प्रयोग कर रहे थे। किसी तो मतलब कि वो बच्चा सोचता है किसी तो आवाज़ें आ रही है, उसको वह नहीं छूता खरगोश को। तो उन्होंने इस पर प्रयोग किया। फिर हमने पढ़ा पावलोव में सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। तो इसमें ये पढ़ा हमने कि जो बालकों में भाषाओं को सिखाने तथा सीखने के लिए सिद्धांत उपयोगी है और यह सिद्धांत शिक्षण में साहचर्य व सहायता में
प्रयोग पर बल देता है। और शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। और पावलोव का यह सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। और यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? चिंतन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। तो हमने ये आज पढ़ लिया, स्थानांतरण पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे स्किनर। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।